आरएसएस वादियों को, उस बहुजन विरोधियों को कि आप जिस टीपू सुल्तान के तस्वीर को हटाने की बात कर रहे हैं, आपके महाराष्ट्र के पड़ोस में कर्नाटक नाम की रियासत है। उस कर्नाटक नाम की रियासत में बीजेपी की हुकूमत थी। इंगोले सर ने आधी बात बताई थी कि उस असेंबली में, कर्नाटका के अंदर बीजेपी के असेंबली में, बीजेपी की सरकार के दौर में, उस असेंबली में, विधानसभा के अंदर उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनको भाजपा ने चुनकर राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया में भाजपा के समर्थन पर जो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे, बतौर राष्ट्रपति कर्नाटक के असेंबली के अंदर खड़े रहकर वहां पर उसी भाजपा की सरकार वाली असेंबली में भाजपा के समर्थन से चुन के आए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान की तारीफ में 1 घंटा कसीदे पढ़ने का काम किया था। यह संघियों को जानना चाहिए। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के हैसियत से कर्नाटक के असेंबली में, विधानसभा में शेर मैसूर टीपू सुल्तान को इस देश का पहला स्वतंत्र सेनानी बोलना पड़ा था। यह तारीख है टीपू सुल्तान की, यह हिस्ट्री है मुसलमानों की कि चड्डी गैंग को झक मार कर हमारी तारीख की बात करनी पड़ती है। ये टीपू सुल्तान है। और इन टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाने की बात कर रहे हो, इन टीपू सुल्तान की तस्वीर की मुखालिफत कर रहे हो। अरे ये वही टीपू सुल्तान है। मैं एसपी साहब को भी कहना चाहता हूं, कलेक्टर साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप जब एसपी बन गए, आप जब कलेक्टर बन गए, तो आपको एक इम्तिहान देना पड़ता है। उस इम्तिहान का नाम है एमपीएससी और यूपीएससी। स्टेट लेवल पे है तो एमपीएससी, जिससे डिप्यूटी एसपी बनते, डीवाईएसपी बनते, और उससे आला अधिकारी बनना है तो यूपीएससी करना पड़ता है, यूपीएससी। तो एसपी साहब, कलेक्टर साहब, आप भी तो एमपीएससी यूपीएससी करके एसपी कलेक्टर बने ना। तो आपके यूपीएससी और एमपीएससी के सिलेबस को जाकर खोलो, फिर से एक बार पढ़ो। एमपीएससी में पढ़ाया जाता है, यूपीएससी में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है कि भारत इस देश को पहली बार बंदूक की टेक्नोलॉजी किसने दी थी। भारत के पास बंदूक आने से पहले तीर और कमान से जंग लड़ी जाती थी, भाले और लाठी से जंग लड़ी जाती थी। इस भारत को, इस देश को पहली बार रिवॉल्वर देने का काम किया था पोर्तुगीज ने। वो पोर्तुगीज थे जिन्होंने भारत को पहली बार बंदूक दी थी, रिवॉल्वर दिया था। इसके आगे की टेक्नोलॉजी है तोफ की। यूपीएससी में, एमपीएससी में खोलकर पढ़िए कलेक्टर साहब, एसपी साहब। भारत को पहली बार तोफ की टेक्नोलॉजी अगर किसी ने दी थी तो तारीख कहती है बाबर ने दी थी। और बाबर ने इस देश को तोफ की टेक्नोलॉजी, तोफ का हथियार दिया। उससे भी आकर देखिए, आगे जाकर एसपी साहब, कलेक्टर साहब, इस देश को पहली बार मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसी ने दी थी तो वो यही हजरत टीपू सुल्तान थे जिन्होंने तुमको मिसाइल दिया है। और इस टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाने की बात कर रहे हैं। इस टीपू सुल्तान की तस्वीर पे सवाल उठाते। यही वो टीपू सुल्तान है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर किसानों को गन्ने की फसल ही माला माल कर सकती है, और गन्नों की फसल के लिए डैम बनाने का, पानी को मोड़कर सिंचन की व्यवस्था करने का, दुनिया का पहला डैम बनाने का साइंस टीपू सुल्तान ने दिया था। और जब पानी के नीचे जमीनों को ला लिया तो फिर सबसे अच्छे दाम देने वाली फसल कौन सी है, वो गन्ना हो सकती है। और गन्ने की फसल तभी ली जाएगी जब उस गन्ने से शक्कर बनाई जाएगी। अगर उस पुराने तौर तरीकों से बैलगाड़ी को, बैल को लगाकर अगर वो शक्कर बनाने के सिस्टम पे जाएंगे तो ज्यादा गन्ने की फसल नहीं उगाई जाएगी। और अगर गन्ने की फसल को उगाना है तो गन्ने के लिए शक्कर की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। ये जानकर टीपू सुल्तान इस देश के पहले बादशाह है जिनकी रियासत में इस देश का पहला शुगर फैक्ट्री, वो भी भाप पे चलने वाला,
जर्मन टेक्नोलॉजी का इंजन भारत में लाकर पहली शुगर फैक्ट्री डालने का काम हजरत टीपू सुल्तान ने किया था। तब कहां जाकर किसानों को गन्ने की फसल लेना जमी थी। लेकिन ये सच्ची तारीख के ऊपर हमने कभी जिद नहीं की, कभी जाना नहीं। 1795 के अंदर 97 के अंदर टीपू सुल्तान ने पहला कारखाना लगाया, लेकिन इन्हीं ब्राह्मण्यवादियों ने तारीख के अंदर 1805 के कारखाने को भारत का पहला कारखाना करार दिया। वो अपने हिसाब से अपनी तारीख लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कभी भी अपनी हुकूमत में आने की सोची नहीं है। आपने हमेशा सियासत से दूरी रखी है, आपने हमेशा प्रशासन से दूरी रखी है, इसलिए आप सियासत से बाहर फेंक दिए गए। आपको सेक्युलर और कम्युनल के खेल में मिसगाइड कर दिया गया और आपकी तारीख को खत्म करने का काम इसी चड्डी गैंग ने सिस्टमैटिक तरीके से किया है। आप अगर इसी तरह सोए हुए रहेंगे तो बची कुची आपकी तारीख को मिटाने का काम भी ये चड्डी गैंग कर सकती है। इसलिए अपनी तारीख को जानना जरूरी है। ये यूपीएससी एपीएससी की किताब पढ़कर कलेक्टर एसपी बने हैं, इनको मालूम है कि इस भारत के अंदर टीपू सुल्तान का योगदान क्या है। जब यह मुल्क आजाद हुआ, आजादी के वक्त यह मुल्क में बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में आप जानते हैं कि पार्टीशन और बंटवारे की वजह से उस वक्त में हिंदू मुस्लिम के अंदर फिसादात भी हुए। एक नफरत की सियासत ऐसी फैलाई गई जैसी आज नफरत की आग फैलाई जा रही थी। ऐसे नफरत की आग फैलाते हुए वक्त में इस मुल्क का आईन लिखा गया, इस मुल्क का संविधान लिखा गया, इस मुल्क की घटना लिखी गई, इस मुल्क का दस्तूर लिखा गया। जब इस मुल्क का आईन लिखा जा रहा था, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदर के हैसियत से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जिम्मेदारी थी इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को उनके हकूक देने की। जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस मुल्क का आईन बड़े शिद्दत बड़े मेहनत के साथ मुकम्मल कर रहे थे, तो उसको मुकम्मल करते वक्त उन्होंने कहा कि भारत जो है रातों रात राष्ट्र नहीं बना है, इसकी अपनी हजारों सालों की तारीख है, हजारों सालों का इतिहास है। बाबा साहब को लगा कि इस संविधान को अगर हम यूं ही लिख देंगे तो माजी के अंदर जिन जिन कौमों ने इस मुल्क को बनाने में हिस्सेदारी ली है, उन कौमों की नुमाइंदगी आने वाले दौर में खत्म कर दी जाएगी। इसलिए उन्होंने जिन जिन ने इस मुल्क के अंदर ताउन किया था, ऐसे हर राष्ट्र पुरुष का, ऐसे हर महापुरुष का, ऐसे हर महात्मा का, ऐसे हर अकीदे का और ऐसे आस्था का जो जो प्रतीक है उसको संविधान में शामिल करने का फैसला किया। जब वह संविधान में शामिल कर रहे थे, उन्होंने इस मुल्क के अंदर हमारे हिंदू भाई अक्सरियत में जिसको अपना भगवान मानते हैं, उस प्रभु श्री राम जिसको मानते हैं, उनकी तस्वीर को संविधान में शामिल किया। श्री कृष्णा के तस्वीर को उसमें शामिल किया, सम्राट अशोक के तस्वीर को शामिल किया, गौतम बुद्धा के तस्वीर को शामिल किया, महावीरा के तस्वीर को शामिल किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के तस्वीर को शामिल किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तस्वीर को शामिल किया। मेरे साथियों, आपको फख्र होना चाहिए, आपकी विरासत, आप जिसकी विरासत संभाल रहे हैं, हमारी जिसकी विरासत हम आगे बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों का इस मुल्क के अंदर जो तारीख रही है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके दम पर भारत के संविधान में बादशाह अकबर के साथ हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर को शामिल किया हुआ है। इस मुल्क का आधार क्या है? यह मुल्क जिस कानून से चलता है, एडवोकेट मतीन साहब को मालूम है, ये जो 10 बजे का कानून है, ये कानून जिस जिला कचहरी के जरिए आया, वो जिला कचहरी जिस असेंबली के तहत चलती है, वो असेंबली जिस पार्लियामेंट के तहत चलती है, वो पार्लियामेंट जिस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चलती है, इन सब की जड़ अगर कोई है तो वो संविधान है। कानून अगर टहनी का पत्ता है तो संविधान उस पेड़ की जड़ है, और संविधान जो इस मुल्क के डेमोक्रेसी की जड़ है, उस संविधान के अंदर हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर बड़ी शान से लगाई गई है। चड्डी वालों, तुम्हारे बाप में दम है क्या वहां की तस्वीर को हटाने का? ये चड्डी गैंग का बाप भी उसको नहीं हटा सकता। अरे
तुम्हारा नरेंद्र मोदी क्या, मोहन भागवत भी उसको नहीं हटा सकता, क्योंकि यह देश आरएसएस की जागीर नहीं है, बाबा साहब के संविधान से चलती है, आरएसएस के पॉलिसियों से नहीं चलती है। लेकिन यह बात हमको जानना जरूरी है, यह बात हमको मानना जरूरी है। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, और जब तक जानोगे मानोगे नहीं तब तक डंके की चोट पर आप ये गुहार कैसे लगाओगे कि इस मुल्क के कानून में और संविधान में तुम्हारी हिस्सेदारी क्या है। ये जानना तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है। ये जानने के लिए 1 मिनट के इंस्टाग्राम की रील काफी नहीं है, फेसबुक के 3 मिनट का वीडियो काफी नहीं है। अगर अपने सुनहरे तारीख को जानना चाहते हो, अपने माजी को जानना चाहते हो, अपने मुस्तकबिल को खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे नौजवान साथियों, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तारीख की किताब पढ़नी पड़ेगी, टीपू सुल्तान की तारीख जाननी पड़ेगी, भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। इस मिट्टी के अंदर आपको मसावात का पैगाम देने वाले ख्वाजा गरीबन नवाज से लेकर हैदर अली की तारीख को जानना पड़ेगा। आपको इस मुल्क के अंदर फुले शाह अम्बेडकर के मसावत को भी समझना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी भेदभाव हुआ है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पहले नहीं हो। जिनके साथ भेदभाव होता है वो हम पहले नहीं है। इस मुल्क में भेदभाव की ये जो तहरीर है, भेदभाव की ये जो तहरीक है, ये पहली नहीं है, ये हजारों सालों से चली आ रही है। आपको लगता है कि अखलाक पहला है, जुनैद पहला है जिसको मारा जाता है? नहीं, इस मुल्क के अंदर गौतम बुद्धा के ऊपर भी जुल्म करके उनको देश से निकाला गया, महावीरा को भी कत्ल कर दिया गया, चारवाक को मार दिया गया, बसवेश्वर अन्ना का कत्ल किया गया, इस मुल्क में गांधी को भी मारा गया है। मेरे साथियों, ये मुल्क में जैसे इंसाफ पसंद बहादुरों की एक जमात और कौम बार बार रही है, उसी तरह इस मुल्क के अंदर गैर बराबरी की भी तहरीक चल रही है। मुसलसल गैर बराबरी की तहरीक चल रही है। उस गैर बराबरी के तहरीक के खिलाफ में बार बार लड़ाइयां हुई है। इसका शिकार अकेले टीपू सुल्तान नहीं रहे, इसका शिकार छत्रपति शिवाजी महाराज भी रहे। उनको जब बादशाहत बख्शी जा रही थी, जब हुक्मरान बनाया जा रहा था, जब शिवाजी महाराज को तख्त नशी किया जा रहा था, मैं मेरे हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं मेरे मराठी भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे सियासत कर रहे हैं, अरे अपने तारीख को मुड़कर देखो। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब तख्त नशी होने का मौका आया, जब उनको सल्तनत पे तख्त पे बिठाया जा रहा था, उनके तख्त नशी होने को रोकने का काम किसने किया था? वो कोई मुसलमान ने नहीं किया था, वो यही ब्राह्मण्यवादी तंजीमों ने किया था, यही आरएसएस की सोच ने किया था, यही मनुवादी कीड़ों ने किया था। तुम्हारे को उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके झूठी तारीख से भड़क कर तुम यहाँ के पिछड़ों पे जुल्म करते हो, अकलियतों पे जुल्म करते हो। अरे तुम्हारे साथ में अगर कोई खड़ा रह सकता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा के जेल खाने में कैद थे, उनका भेष लेकर शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए शिवाजी महाराज का भेष लेकर आगरा की जेल खाने में अपने आप को खतरे में डालकर सोया हुआ मदारी मेहतर एक मुसलमान था, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए खुद की जान धोखे में डाली। यह हमारी तारीख है, यह हमारा इतिहास है। हिंदू धर्म में शिवाजी महाराज को कह दिया गया था समंदर में उतरना गुनाह है। खरा है की नहीं गोले सर? काय म्हणता शिरसाट सर? समुद्र वर्ज्य है, समंदर में उतरना हराम है, ऐसा हिंदू धर्म में कह दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को तो समंदर की फौज बनानी है, क्योंकि गोवा तरफ से पोर्तुगीज हमारे महाराष्ट्र पे हमला कर देंगे, तो समंदर की फौज तो बनानी है। लेकिन ये पंडित तो बोल रहे कि ये हराम है, अब क्या करना, फौज कैसी बनाना? तब छत्रपति शिवाजी महाराज को समंदर की फौज बनाने के लिए जिस जमात ने मदद की थी, उस जमात का नाम मुसलमान था, और उस सिपे सालार को छत्रपति ने दरिया सारंग का किताब दिया, वो मुसलमानों की जमात थी। जब तोपखाना बनाने का था, तोपखाने का प्रमुख, घोड़दल का प्रमुख छत्रपति शिवाजी महाराज के हुकूमत के अंदर आधे तो मंत्री पद जो थे वो मुसलमानों को थे,
आधे तो बॉडीगार्ड मुसलमानों को थे। आज मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही है। देखो मेरे भाइयों कि आज मराठा आरक्षण की लड़ाई में उनके साथ खड़ा हुआ भी मुसलमान है, ओबीसी भाइयों के साथ भी खड़ा हुआ मुसलमान है। ये मुसलमान हमेशा हक की लड़ाई में साथ देता है। ये मुसलमान हमेशा मजलूमों के हक में खड़ा होता है। मजलूमों के हक में खड़े रहना ये इंसानियत का, इंसाफ का फर्ज है, ये मुसलमान जानता है। इसलिए इस मुल्क की तारीख रही है कि मुसलमानों ने हमेशा ये मुल्क के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। हैदर अली की तारीख है, अभी सर ने कहा पीठ पर कैंसर की गांठ थी लेकिन मैदान जंग में लड़ते लड़ते मरे हैं। टीपू सुल्तान को यह अंदेशा था कि अपने साथ गद्दारी हो रही है, लेकिन मीर सादिक ने गद्दारी की, बावजूद उसके पूर्णिया पंडित ने गद्दारी की, फिर भी टीपू सुल्तान ने मैदान छोड़ने की बजाय अपनी जान गंवाने पे भरोसा किया। एक आखिरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, सर ने कहा आपको मीर सादिक मीर जाफर की कहानी हम बोलते हैं बच्चों को कि कैसे दगाबाज होते हैं। टीपू सुल्तान के साथ दगा करने वाले मीर सादिक एक मुसलमान थे। मीर सादिक थे तो मुसलमान थे, लेकिन जब मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के साथ धोखा किया, टीपू सुल्तान को मार दिया गया, तो टीपू सुल्तान पे प्यार करने वाला एक सेनापति हिंदू नागप्पा था, और वो नागप्पा जान तोड़ रहा था, वो लहूलुहान था, जख्मी था, अब उसकी जान निकलने वाली थी, लेकिन मरते मरते उसने देखा कि मेरे सुल्तान को इस मीर सादिक ने धोखा दे दिया, मेरा सुल्तान यहाँ पर अपना दम तोड़ चुका है, मेरे सुल्तान को धोखे से मीर सादिक ने मार दिया। तो नागप्पा ने मीर सादिक को कहा, अरे सादिक इधर आ, मैं तुझे सुल्तान का एक राज बताना चाहता हूं, मेरे करीब आ। वो करीब आया, कहा नीचे उतर और करीब आ। वो और करीब आया, कहा नहीं नहीं मैं बहुत जख्मी हूं, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, और करीब आ। जब मीर सादिक नागप्पा के चेहरे के पास कान लाकर बोलो क्या नाराज है ये पूछ रहा था, उस लहूलुहान जख्मी हाथों से नागप्पा ने गिरी हुई अपनी तलवार को उठाया और मीर सादिक के गर्दन को छाटने का काम किया। ये वो हिंदू नागप्पा है जिसने गद्दार मीर सादिक की गर्दन छाटकर अपने सुल्तान के मौत का बदला लिया है। मेरे भाइयों, ये वो दौर है जहां गंगा जमनी तहजीब की मिसालें हमारी जंग और हमारी लड़ाई में थी, क्योंकि वहां वफादारी मुल्क के साथ की जाती थी, बादशाह के साथ की जाती थी, क्योंकि इस वतन के साथ मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए ये बात को याद रखो कि तमाम हिंदू गलत नहीं है, तमाम पिछड़े गलत नहीं है, तमाम मुसलमान गलत नहीं है। तो इसमें आप में, हम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमको इंगोले सर के जैसे, सिरसाट सर के जैसे हम वतन भाइयों को भी ढूंढना है। कोई लड़ाई एक कौम अकेली नहीं लड़ सकती, जमहूरियत की कोई भी लड़ाई को एक धर्म एक जात नहीं लड़ सकता। हमको अच्छे लोगों को पहचानना पड़ेगा। जो जो टीपू सुल्तान पे फक्र महसूस करते हैं, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हमारे भाई दोस्त हो सकते हैं। जो जो टीपू सुल्तान से परहेज नहीं करते, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी हमारे दोस्त और भाई हो सकते हैं। ये सब राष्ट्र पुरुष है, ये महापुरुष है जो भारत के सच्चे सपूत है। भारत के संविधान को मानने वाला कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का रहो, वो जब साथ आएगा तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आज ये चड्डी गैंग के लोग बोल रहे हैं कि इतना इजराइल के खिलाफ बोल रहे हो कि तुम्हारे में हिम्मत है तो जाओ बोल रहे फिलिस्तीन में लड़ो। अरे संगियो, आपके नरेंद्र मोदी को बोलो कि भारत के फौज के अंदर आवाम की शिरकत करोगे तो सबसे पहले कतार में खड़ा हुआ मुसलमान रहेगा। और ये खाली इजराइली नहीं, मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं, एक बार हमारे मुस्लिम नौजवानों को हमारे को मिलिट्री में भर दे। अरे हम तो वो वहां जाकर गाजा में जाकर इजराइल को तो सबक सिखाएंगे, लेकिन जो चाइना तुम्हारा 200 किलोमीटर कब्जा कर लिया, अपने भारत की जमीन को भी आजाद कराने का काम ये मुसलमान कर सकता है। क्योंकि अपने असलाक की पहचान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। अपना समझकर कभी आवाज तो दे आए वतन, हम जान दे देंगे, तेरी शान न जाने देंगे। वो टीपू की कौम है हम, वो टीपू की औलाद है हम, जो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करेंगे। वो भी हंसते हंसते, तुम जान देने की नहीं तो तुम हमेशा धोखा देने वालों की, तुम गांधी पे गोली चलाने वालों की विचारधारा वाले हो, तुम हमेशा अनाजी पंथ की विचारधारा वाले हो, तुम हमेशा जयचंद की विचारधारा वाले हो, और हम
टीपू वाले हैं, ये हम फक्र से कहते हैं कि हाँ हम भारत वाले हैं, हम टीपू वाले, हम हैदर वाले हैं, हम संविधान वाले हैं। यही नारा, यही गूंज आपको सभी सेक्युलर लोगों को, सभी हिंदू, ओबीसी, पिछड़े तबकात के संविधान और सेक्युलरिज्म को मानने वालों को साथ में लेना पड़ेगा। एक कौम नहीं तो जो भी इस भारत के संविधान से, इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, वो हर भाई हमारा भाई है, वो हर भारतीय हमारा भाई है। और हम सब मिलकर इंशाल्लाह आने वाले दौर में समाजी तौर पे हो या सियासी तौर पे हो, इन चड्डी गैंग को, संघियों को सत्ता से बाहर हकाल के रहेंगे। याद कर लीजिए, आने वाले दौर में हम अगर मुत्तहिद हो जाएंगे, अगर पूरे हमवतन भाई जो सेक्युलर हैं वो अगर हम साथ में आएंगे, तो आने वाले दौर में चड्डी गैंग को इस भारत के नक्शे से इनकी सत्ता को तड़ी पार करने का काम करेंगे। और यही टीपू सुल्तान के लिए खिराज अकीदत होगी, यही उनके लिए अभिवादन होगा और यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मीम।